सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 1 के पाठ 14 लोकगीत। इस पाठ के लेखक है भागवत शरण उपाध्याय जी। लोकगीत किसी भी स्थानीय गीत को लोकगीत कहते हैं। लोकगीत खासकर हमारे जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों के अवसर पर लोकगीत खासकर महिलाएं द्वारा गाई जाती है। हमारा संस्कार जैसे पूजा, मुंडन, शादी विवाह, जनेऊ आदि जो संस्कार है हमारा, इसी अवसर पर यह गीत गाया जाता है जिसे लोकगीत कहते हैं। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत लोच का अर्थ होता है कोमलता, मधुरता। लोकगीत अपनी कोमलता, मधुरता, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, अलग है। यह शास्त्रीय संगीत की तरह बिल्कुल नहीं है। यह मधुरता, कोमलता और ताजगी के लिए बिल्कुल अलग है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। सीधे जनता के संगीत का अर्थ यहाँ किसी भी प्रकार की सुर, ताल, धुन, आजे बाजे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जनता सीधे अपने मुंह से गाने का काम करता है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत है ये, इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। जैसे शास्त्रीय संगीत के लिए साधना की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार लोकगीतों के लिए कोई साधना की आवश्यकता नहीं होती है, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती। इसके लिए मन और चित्त एकाग्र नहीं करना पड़ता। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से यह गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही यह साधारण ढोलक, झाल, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। लोकगीत सीधे जनता का संगीत है। इसे गाने के लिए किसी भी प्रकार की बाजे की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत होती भी है तो साधारण बाजा का, जैसे ढोलक, झाल, करताल, बांसुरी आदि की सहायता से लोग गा लेते हैं। और लोकगीत में खासकर भाग लेने वाली, बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली अधिकतर महिलाएं ही होती हैं। ये गांव, नगर और शहरों में भी गाया जाता है। किसी भी पर्व त्योहार के मौके पर, हमारे संस्कारों के मौके पर यह गीत महिला के साथ साथ कुछ पुरुष लोग भी गाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अर्थात कुछ समय पहले लोकगीत को शास्त्रीय संगीत के सामने नीचे दृष्टि से लोग देखते थे। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। अभी हाल फिलहाल तक, कुछ दिन पहले तक इसे लोग नजरअंदाज करते थे। पर उधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। जब लोगों की नजरिया बदला तो साहित्य एवं कला के क्षेत्र में लोकगीत भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ।
अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोकगीत साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। कुछ दिन पहले तक लोग सिर्फ शास्त्रीय संगीत को ही महत्व देते थे। लोकगीत को लोग हेट दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब कला और साहित्य में भी इसका अपना स्थान है। लोकगीतों के संग्रह पर लोग कमर कस चुके हैं। संग्रह अर्थात लोकगीत इकट्ठे करने के लिए लोग अब कमर कस चुके हैं, सभी लग चुके हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह उस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, ढक्कन, छोटा नागपुर में गोंडा, खांड, ओराव मुंडा, झील संस्थाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका है और वह निर्द्वंद लहराता है। आज का जो हमारा जीवन है वह नियमों के पीछे बंध चुका है, लेकिन भारत में आज भी वह जगह है, आज भी वह स्थान है जो एक निश्चित नियमों के अंतर्गत नहीं बंधा है। और वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके लोकगीत अपने ही अनुसार होता है, अपने जाति के अनुसार होता है, गाया जाता है। वह आज भी बिना विवाद यानी निर्द्वंद लहराता है। उनका जो संगीत है वह आज भी किसी भी प्रकार के अवरोध बिना ही आज भी गाया जाता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। आज भी ये जो मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग हैं, ढक्कन या छोटा नागपुर के पहाड़ों पर या उन आसपास में निवास करने वाले गोरा, उमराव, मुंडा, झील संस्थान आदिवासी बेटोक बेझिझक अपने लोकगीत को गाते हैं और वो लोग 20-20 या 30-30 की समूह में गाते हैं। 2 समूह कर दिया जाता है। गायन के रूप में ही एक सवाल करता है तो दूसरा जवाब के रूप में फिर उसे वापस करता है। और इनकी इस तरह की लोकगीत से चारों दिशाएं गूंज उठी। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते भी हैं। अशास्त्रीय होने के कारण इनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। जो पहाड़ी प्रदेश में निवास करते हैं उनकी भी अलग अलग गीत है। अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों को जो गीत है, लोकगीत है, उसे पहाड़ी गीत ही नाम दिया गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। जो सीधे जनता का संगीत है, लोकगीत है, वो तो वास्तव में हमारे गांवों और देहातों में गाया जाता है। उनका संबंध देहात की जनता से ही है। बड़ी जान होती है उनमें। चैता, कजरी, बड़माशा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है।
पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। ही रांझा सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। लेखक इस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के लोकगीतों को वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी राज्यों का अलग अलग लोकगीत है और उसका अपना अपना महत्व है। जैसे चैता, कजरी, बड़माशा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों के लोग बड़े ही मधुर स्वर में अपने अपने लोकगीत को गाते हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं जिसे बंगाली बड़े ही सुमधुर संगीत में गाते हैं। उसी तरह पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। ही रांझा, सोहिनी, महिवाल ये सभी पंजाब के लोकगीत हैं। ढोला मारू आदि गीत राजस्थानी लोकगीत है और वहाँ के लोग बड़े सुमधुर संगीत में बड़े ही इच्छा से उसमें रम कर उसमें मग्न होकर गाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता पूरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पिल्लू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहड़वा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। ये जो देहाती गीत हैं इनकी रचना के लिए कोई शब्द को कल्पना नहीं करना पड़ता, कोई कल्पना नहीं होता। उनकी जो गीत का शब्द होता है वह सीधे क्या होता है, हमारी भावनाओं को छूता है, उनकी भावना को व्यक्त करता है। उनका राग साधारणतः पीलू, सारंग और दुर्गा होता है। कहड़वा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीतों में से है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। लोकगीत की रचना ही चूंकि उनकी स्थानीय भाषा से होती है और उसी भाषा में गाया भी जाता है, इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। लोकगीत स्थानीय भाषा में रचा जाता है और उसी भाषा में गाया जाता है, जिसके कारण यह बहुत ही सुकून और आनंद प्रदान करने वाला होता है। इसका राग भी आकर्षक होता है। लोकगीत गाने का जो तर्ज होता है वह भी बड़ा आकर्षक होता है। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। यह साधारण भाषा में रचा जाता है, जिसके कारण सभी को समझने में बड़ा आसान होता है और लोग बड़े आनंद पूर्वक सुनते हैं और सुनने के बाद बड़ा ही सुकून महसूस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस पाठ के शेष भाग आप अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद।